गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर कौन सा था आपका? द लिटिल गर्ल, माने कैसी लड़की? बताओ जरा। द लिटिल गर्ल का मतलब होता है बच्चों छोटी लड़की, नन्ही सी लड़की, प्यारी सी लड़की, है ना, छोटी सी नन्ही सी, है ना, बच्ची है, तो वो द लिटिल गर्ल है। ये जो लिटिल शब्द है ना बच्चों, के बारे में आपको हूं कि लिटिल गर्ल बच्चों यहाँ क्या है, और इस नाउन का एडजेक्टिव है। लेकिन बच्चों ये डिटरमिनर भी होता है। क्या होता है? ये डिटरमिनर भी होता है। ठीक है, तो डिटरमिनर किस प्रकार से होता है वो चीजें आपको मैं समझा दूंगा। बहरहाल अपन थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों आपने ये देखा था कि पिछली क्लास में बच्चों हमने ये पाठ शुरू किया था द लिटिल गर्ल, और इसमें पहला वाला पेज आपका कंप्लीट हो गया था। ओके, दूसरा वाला जो है बच्चों, यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, कौन से पेज पर खोलेंगे जरा बताना? पेज नंबर 33 पर बच्चों, ऊपर जो थर्ड पेरा है वो मैं आपका शुरू करता हूं। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। अब बच्चों एक बात समझो, ये शब्द है नेवर। क्या है? आपको हमने ये समझाया है कि नेवर का हमेशा प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि प्रेजेंट सिंपल में जितने भी एडवर्बियल्स आते हैं दे कैन आल्सो बी यूज्ड और दे कैन बी यूज्ड इन पास्ट सिंपल एज वेल इफ द सेंटेंस गिवन इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी। अगर बच्चों दिया हुआ सेंटेंस स्टोरी का पार्ट है तो यहां पास्ट सिंपल। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो बच्चों बताओ प्रेजेंट सिंपल है ना। अब मैंने आपको कहा कि एक ऐसा आदमी जो झूठ नहीं बोलता था लेकिन अब वो है ही नहीं इस दुनिया में, तब आप क्या करोगे? तब बच्चों आप यही तो कहोगे युधिष्ठिर नेवर टोल्ड ए लाई, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था। महाभारत का एक पात्र युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था, इसीलिए उसके गुरु ने यह तस्दीक करने के लिए कि वास्तव में जो है कोई अश्वत्थामा मारा गया या नहीं मारा गया है, तो इस बात की तस्दीक करने के लिए वो किसके पास आए? ही केम टू युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर के पास आए। ठीक है, इन ऑर्डर टू नो द ट्रूथ को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। तो नेवर का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में भी होता है और पास्ट सिंपल में भी होता है। यह बताया गया है कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, अर्थात वह अन्य लोगों के साथ में कभी भी क्या नहीं करती थी? शी नेवर स्टटर्ड। स्टटर्ड का मतलब बच्चों क्या होता है जरा देखना, यह है स्टटर। ये बच्चों का वर्ब है स्टटर। तो इस स्टटर में क्या होता है कि ये फर्स्ट फॉर्म इसमें सेकंड फॉर्म जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? स्टटर्ड। तो शी नेवर स्टटर्ड अर्थात बच्चों क्या होता है, जैसे कई बार बोलते हैं तो बोलते बोलते हम बच्चों क्या करते हैं कि हमको क्या हो जाता है? हबकारी आ जाती है। हबकारी आने का मतलब ये होता है हम हकला जाते हैं। तो बोलते समय कुछ लोगों को हबकारी आती है, मेरा मतलब ये है कि वो हकलाते हैं। तो ये जो लड़की है बच्चों, इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? जो एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह के अंदर में इस चीज को पढ़ते हैं कि साहब बच्चा हकलाता क्यों है, व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या है? तो बच्चों ये इसका रीजन क्या है? दरअसल बच्चे में किसी प्रकार का डर होता है, बच्चे के दिमाग में किसी प्रकार का डर होता है, और ये डर ही क्या होता है बच्चों? उसकी हकलाने की वजह होती है। आगे बात समझे? डर क्या होता है? उसकी हकलाने की वजह होती है, जिसकी वजह से वो ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर पाता, उसी को आप हकलाना बोलते हैं। तो ये जो लड़की है इसका उच्चारण, इसकी जबान खराब नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी, बहुत अच्छा बोलती थी। शी टॉक्ड इन वेरी क्लियर वर्ड्स विद अदर पीपल, और शी मेड और शी हैड a conversation, she had a chat very clearly with other people। अन्य लोगों के साथ में इसकी जो चैट होती थी वो बड़ी साफ सुथरी होती थी। लेकिन जब पापा से बात करती थी तो ये हकलाती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो अपन नौकरी में ही देखते हैं कि जैसे मान लो मैं एक अध्यापक हूं। अध्यापक तो क्या आपको पता है छोटी सी पोस्ट है। अगर मुझे किसी बहुत बड़े आईएएस अफसर के सामने ले जाए, खड़ा कर दिया जाए, कोई डायरेक्टर वगैरह के सामने, तो बोलते बोलते थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है। तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कोई संकोच या भय होता है जो इस बात का सबब बनता है कि हमारी वाणी क्या हो जाती है? हकला जाती है। एनीहाउ, तो बच्चों अब कई बार जैसे मैं यहाँ लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सुन रहे हैं। विद्यार्थी तो अपनी जगह, विद्यार्थियों गुरुजी भी सुन रहे हैं, और विद्यार्थियों गुरुजी तो अपनी जगह हैं। ये कई ऑफिसर्स भी जो इस बात की इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मेरा हकला जाना, मेरा डर जाना, मेरा पसीना पसीना हो जाना स्वाभाविक है, ये बहुत लाजमी है। नया नया मास्टर जब आता है तो पसीने पसीने हो जाता है,
और पुराने भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है इतने सारे लोगों के सामने बोलना। तो ये बात बताई गई है कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, अर्थात वह अन्य लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं हकलाती थी। शी हैड, देखो बच्चों आज ये जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, आगे हेड लगा हुआ है, तो उसका सब्जेक्ट कौन है? हेड ही है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है। शी हैड क्वाइट गिवन इट अप, शी हैड क्वाइट गिवन इट अप, शी हैड क्वाइट गिवन इट अप। ध्यान दो बच्चों, क्वाइट यानी क्या होता है? देखो ये क्वाइट है, ध्यान देना, और ये भी क्वाइट है, ठीक है, और ये भी क्विट है। देखो बच्चों लास्ट वाला तो क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942, सन 1942 अमिताभ का जो है जन्म उसकी जन्म तिथि है। तो और उसी समय हमारे कौन सा आंदोलन चल रहा था? हमारे भारत में बच्चों 1942 में जो आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन ही जो बच्चों क्विट, इस क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? क्विट यानी छोड़ देना होता है। और ये जो क्वाइट है बच्चों, इसका मतलब होता है CAM, काम। काम यानी क्या होता है? इस क्विट का मतलब होता है बच्चों गिव अप। गिव अप यानी होता है त्याग देना, छोड़ देना, भग जाओ अंग्रेजों यहां से। और ये क्वाइट यानी क्या होता है? आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं पूरी तरह ठीक ठाक हूं। आई एम क्वाइट वेल हियर का मतलब होता है आई एम क्वाइट वेल हियर यानी परफेक्टली या कंप्लीटली, परफेक्टली या कंप्लीटली। तो बच्चों ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। और ये जो क्वाइट है, तो इस क्वाइट का मतलब काम होता है। और ये जो अंतिम क्विट है, इसका मतलब क्या होता है? गिवन अप होता है। तो बच्चों तीनों शब्दों के फर्क आपको आने चाहिए। इनको कहते हैं अंग्रेजी में पेरोनिम्स। ऐसे शब्द जो होते हैं बच्चों, दे आर नॉन टू बी पेरोनिम्स। इनको बच्चों अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जरा बताना। इनको पेरोनिम्स कहा जाता है। पेरोनिम्स आर दोज वर्ड्स, पेरोनिम्स बच्चों ऐसे शब्द होते हैं विच आर प्रोनाउंस्ड, जिनका उच्चारण किया जाता है सिमिलरली, यानी एक जैसा उच्चारण होता है, लेकिन बच्चों उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन उनके मीनिंग में अमूल चूल फर्क होता है। जैसे हिंदी में बच्चों कई बार आप जानते हैं एक शब्द होता है अंश, एक होता है अंश। तो जब आप शशंकर का बोलते हो तो उसका माने तो क्या होता है? गणित में पढ़ते नहीं हो क्या? एक भिन्न ऊपर अंश होता है, हर होता है, पार्ट होता है, फ्रैक्शन होता है, उसको आप अंश कहते हैं। ये अंश बच्चों हमारा कंधा होता है, तो दूसरा वाला अंश क्या हो गया? कंधा हो गया। तो ऐसे शब्दों को हिंदी में आप बोलते हो युग्म शब्द, अंग्रेजी में ऐसे शब्दों को कहा जाता है पेरोनिम्स। ये बच्चों परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल, साइंस में आप पढ़ते हो तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन माने होता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहां पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, उच्चारण एक जैसा है। तो उसका माने क्या होता है? उसका माने होता है बच्चों प्राचार्य। तो प्राचार्य और भी प्रिंसिपल है, और कोई सिद्धांत को भी आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। उच्चारण एक जैसा, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग, ठीक है बच्चों। स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, लेकिन जो उनका मीनिंग होता है उस मीनिंग में तो बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। तो यहां हम आपको समझा रहे हैं कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, अर्थात वह कभी भी अन्य लोगों के साथ में क्या नहीं होती थी? अन्य लोगों के साथ में बच्चों कभी भी वह हकलाती नहीं थी। हेड क्वाइट चुटेड, गिवन अप यानी क्या होता है? गिव अप यानी त्यागना होता है। तो हेड क्वाइट यानी हेड कंप्लीटली गिवन इट अप, अर्थात शी हेड कंप्लीटली अबैंडनेड इट, अर्थात बच्चों को इस बात को, इस आदत को वह पूरी तरह से क्या कर चुकी? तज चुकी थी। तजना यानी त्यागना होता है, ठीक है। और भजना यानी किसी चीज को अपनाना होता है। तो भजन कहो ताते भजियो और भजियो ने को बार, ठीक है। तो बच्चों भजना और तजना, तजना यानी किसी चीज को तज दिया आपने, भजने का मतलब उस चीज को आपने अडॉप्ट कर लिया। तो ये बताया गया कि देखो कि हेड क्वाइट गिवन इट अप, यानी वह इस आदत को पूरी तरह से क्या कर चुकी थी? छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर, मगर सिर्फ पिताजी के साथ में क्या होता था बच्चों? उसका जो अब्बू है ना, अब्बू, उस अब्बू के साथ में, अपने पापा के साथ में क्या करती थी? वह हकलाती थी। अब बच्चों आप जानते हो कि ये पापा लोग जो होते हैं ना, ये तो बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन कुछ कुछ पापा क्या डराने वाले होते हैं। तो ये कोई ऐसे पापा डराने वाले होंगे, तो वो अपने पापा के साथ में क्या करती थी? बात करती थी तो हकलाती थी। अब बच्चों अपने को जो समझने वाली बात है यहाँ पर, एक फादर शब्द पे जरा गौर करेंगे। मेरे फादर पे गौर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये पड़ गई बच्चों फादर, और एक होता है द फादर। जानते हो दोनों में क्या फर्क होता है? जब बच्चों हम फादर बोलते हैं पिताजी हैं, और जब हम द फादर बोलते हैं तो किसी दूसरे के पिताजी हैं। जब हम वाइफ बोलते हैं तो ये अपनी वाली है, और जब हम द वाइफ बोलते हैं तो ये किसी और की है। जब बच्चों हम जैसे मान लो द मदर बोला हमने तो किसी और की मम्मी है, और सिर्फ मदर बोला तो अपनी मम्मी। ये फर्क बच्चों आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो यह बताया गया कि वो देखो, यह बताया गया क्या?
बट ओनली विद फादर, लेकिन सिर्फ पिताजी के साथ। क्या होता था? लेकिन बट ओनली विद फादर शी स्टटर्ड, यही कह सकते हैं कि बट शी स्टटर्ड ओनली विद हर फादर, वह सिर्फ अपने पिताजी के साथ में क्या करती थी? हगलाती थी। बिकॉज देन, क्योंकि तब, शी वाज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि बच्चों उस समय उसको क्या करना पड़ता था? बिकॉज एट दैट टाइम शी वाज ट्राइंग सो हार्ड, उस समय उसको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था? कोशिश करनी पड़ती थी। किस बात की? बोलने के लिए उसको बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती थी, क्योंकि उसके मन में क्या खौफ या कोई डर या कोई आतंक उसके दिमाग में छाया हुआ था। तो बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त क्या होता था? शी वाज ट्राइंग, यानी शी हैड टू ट्राई। शी वाज ट्राइंग का मतलब क्या होगा? शी हैड टू ट्राई सो हार्ड, उसको इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता था टू से, माने कहने में द वर्ड्स, यानी शब्दों को प्रोपरली, यानी क्या होता है? ठीक ठीक। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय she had to because at that time she had to try very hard in order to say or in order to speak the words clearly, यानी बच्चों अपने अल्फाजों को, अपने लफ्जों को या अपने शब्दों को बहुत खुलासा, बहुत स्पष्ट रूप से कहने के लिए उसको उस वक्त क्या करना पड़ता था? बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, मानसिक परिश्रम करना पड़ता था, पूरा जोर लगाती थी, तब जाके वो बोलती थी। इसलिए अब जब आप ज्यादा जोर लगाइए, लिखते हो तो, बोलते हो तो थोड़ी समस्या हो जाती है, तो उससे आपकी जो वाणी है उसमें क्या विकार पैदा हो जाता है। आपकी वाणी में क्या पैदा हो जाता है? विकार पैदा हो जाता है। व्हाट इज द मैटर? अरे भाई बात क्या है? व्हाट इज द मैटर का मतलब क्या होता है? बात क्या है? कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसका मतलब मामला क्या है। चलो ऐसे बोल लो भाई मामला क्या है। तो मैटर यानी मामला होता है, और मैटर यानी बात भी होता है। अब बच्चों अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो बड़ा ही परेशान करेगा आपको। ये देखो आप थिंग, जानते हो थिंग का मतलब क्या होता है? थिंग यानी क्या होता है? चीज या वस्तु। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर का मतलब एक चीज बच्चों जिसमें क्या होती है? खूबसूरती होती है, सौंदर्य से युक्त एक वस्तु जो होती है ना, वो बच्चों हमेशा हमेशा के लिए क्या होती है? जॉय होती है। जॉय का मतलब होता है कि वो हमारे लिए हमेशा हमको खुशी देने वाली होती है, जॉयस होती है, जॉयफुल होती है। क्या? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एक बात तो ये है। तो थिंग का मतलब क्या बताया? चीज बताया। और बच्चों वन थिंग मोर, एक बात और, वन थिंग मोर, एक बात और। तो यह थिंग का मतलब क्या हो गया? बात हो गया। तो ये थिंग जो है ना, जो इसकी कई बार बात निकलता है, मीनिंग इसका कई बार चीज निकलता है। ऐसे ही जो मैटर है ना, अब इस मैटर का मतलब यहां पर क्या है? व्हाट इज द थिंग माने बात क्या है? व्हाट इज द मैटर माने बात क्या है? और जब आप साइंस में जाते हो तो साइंस वाले गुरुजी फिजिक्स में पढ़ाते हैं मैटर, ये पूरी किससे बनी है? ये पूरी दुनिया मैटर से बनी है। तो ये मैटर का मतलब बच्चों क्या होता है? मैटर यानी जानते हो आप क्या होता है? पदार्थ होते हैं कि नहीं? तो पदार्थ तो मटेरियल है, पदार्थ तो मटेरियल है। तो मैटर का मतलब बच्चों ये द्रव्य है, ये पंचभूत तत्व है जिनसे मिलकर की सारी दुनिया बनी है, उसको आप मैटर कहते हैं। व्हाट इज द मैटर? मैटर क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचड अबाउट? देखो बच्चों, व्हाट अबाउट, यहां पर आप इस बात को देखो कि बच्चों इस सेंटेंस के आगे आप व्हाट का ट्रांसलेशन मत करो, व्हाट, और इसको यूं मान के चलो जो अबाउट है, जो प्रीपोजिशन लास्ट में आ रहा है वो इसके साथ ही माना जाएगा। व्हाट अबाउट माने होता है बच्चों किसके बारे में, किस लिए, व्हाट फॉर, या व्हाट अबाउट का मतलब हो सकता है व्हाट फॉर। ठीक है, यू आर वरिंग, व्हाट फॉर यू आर लुकिंग सो रैचड, इसका मतलब होता है बच्चों किसके बारे में या क्यों। इन दोनों का मतलब बच्चों आप निकाल सकते हो वाई। क्या निकाल सकते हो? तो वाई आर यू लुकिंग सो रैचड, वाई आर यू लुकिंग सो रैचड। ये ध्यान देना बच्चों, रैचड, इस रैचड का मतलब होता है कि तुम क्यों इतने क्या दिखाई दे रहे हो? गमगीन दिखाई दे रही हो। इसका मतलब हो गया वाई आर यू लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग सो रैचड, वाई आर यू लुकिंग सो रैचड अबाउट। इसका मतलब ये हुआ जी तुम इतनी जो है क्या, इतनी रैचड अर्थात इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। यहां बच्चों एक तत्व की बात समझो, ये जो लुक है ना, इस लुक में आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। ध्यान देना, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि आई एम लुकिंग एट द बर्ड, मैं बोर्ड की ओर देख रहा हूं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आई लुक एट द बर्ड। तो फिर आईएनजी क्यों आ रहा है? ये आईएनजी बस इसलिए आ रहा है कि इस लुक के दो मतलब होते हैं। एक लुक तो होता है सी, अगर इसका मतलब सी है तो आईएनजी नहीं जुड़ेगा, और एक होता है बच्चों सीम, अगर है तो इसमें आईएनजी जुड़ सकता है। जैसे तुम कैसे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो मैं कहता हूं यू आर सीमिंग या यू आर लुकिंग। क्या? तो बच्चों नहीं, यहां देखो एक तो होता है सी होता है, एक सीम होता है।
तो सी में क्या होता है, प्रतीत होना होता है ना। तो बच्चों यहां पर ये प्रतीत होने का, दिखाई देने का मीनिंग दे रहा है, तो ऐसी सेंस के अंदर आप इसमें आईएनजी जोड़ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। और सी एन क्या होता है, देखना होता है, तो उस सेंस में आप इसमें आईएनजी नहीं जोड़ते हो, तो भी इसमें आईएनजी आ रहा है। बाकी तो आप जानते हो लोग में आईएनजी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो व्हाट इज द मैटर, यानी बात क्या है, व्हाट आर यू यानी वाई आर यू लुकिंग सो रैचड, अबाउट को हटा दो, अबाउट इसी में आ गया है। तो वाई आर यू लुकिंग सो रैचड का मतलब तुम इतने उदास या तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तुम इतने उदास क्यों प्रतीत हो रहे हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। पिताजी कहते हैं कि मदर यानी मां, अब बच्चों मां थोड़ी बोलते हैं, वो समझ गए ना, वो कहते हैं कि केजिया की मां, वो ऐसे कह रहे हैं। लेकिन ये अंग्रेज क्या करते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन हमारे तो ऐसे बोलते ही नहीं है ना। तो बच्चों आप जरा देखो, वो कहता है कि मदर यानी केजिया की मम्मी, जरा तुम इधर आओ, आई विश यू टू टीच दिस चाइल्ड। देखो बच्चों ये शेंड, इस पे गौर करो, ये बहुत काम की बात है, बोर्ड की तरफ देखना। यदि कोई वाक्य आई विश से शुरू हो रहा है तो उस वाक्य की क्या गति होगी, उस वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। जैसे मैंने आपको कहा, आई विश यू फाइट दिस इलेक्शन, आई विश यू फाइट दिस इलेक्शन, मैं चाहता हूं आप ये चुनाव लड़ें। तो बच्चों सेंटेंस गलत है, आपको कहना पड़ेगा आई विश यू फॉट दिस इलेक्शन। क्या कहना पड़ेगा, आई विश यू फॉट दिस इलेक्शन, आपको ऐसा कहना पड़ेगा। तो बच्चों एक नियम समझ लो, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बात पूछी जाती है। क्या, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद आई विश, अगर बच्चों कोई सेंटेंस आई विश से स्टार्ट होता है तो दैट सेंटेंस शैल ऑलवेज बी इन पास्ट सिंपल टेंस। तो बच्चों वो जो सेंटेंस है वो आगे पास्ट सिंपल में होता है, आई विश से आगे वाला पार्ट, ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात बच्चों, कभी कभी आपसे ये भी कहा जाता है कि साहब इसमें बी वर्ब, तो बी वर्ब में क्या होता है, बी वर्ब में होता है बच्चों इज अमर वाज वर। तो अगर आपसे ऐसा बुलवाया जाए तो आंख बंद करके इसमें वर भरना चाहिए, सिर्फ वर। और अगर आपसे कहा जाए कि नहीं साहब आप तो इसमें मॉडल भरो, तो बच्चों ऐसे में केवल मॉडल एक ही आएगा, वो क्या आएगा, वुड। जैसे मैंने आपको बोला, आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, आई विश यू वुड कीप क्वाइट, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल खामोश रहेंगे, मुंह नहीं चलाएंगे, फालतू नहीं बोलेंगे। आई विश यू वुड गो नाउ, मैं चाहूंगा कि अब आप यहां से चल जाएंगे, मैं परेशान हूं आपसे। तो बच्चों ये अच्छे से समझो, बहुत काम की बात है ये। यदि कोई भी वाक्य आई विश से स्टार्ट होता है और अगर आपसे कहा जाता है कि उसमें वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म भरो, तो बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी चाहिए विदाउट अप्लाइंग योर माइंड। दूसरी बात यह है कि नहीं, वो कहता है कि बी वर्ब दे दे ब्रैकेट में, तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाजवर होती है। तो वाजवर, उसमें वाज का प्रयोग कभी नहीं होगा, चाहे करता है एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल इट डजंट मैटर, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, वर का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आपसे मॉडल बनवाए तो कौन सा मॉडल बनना है, सिर्फ वुड मॉडल बनना है। ये बहुत काम वाली काम की बात है, इसको लिख लेना चाहिए। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों ये इतना अच्छा गुरु मंत्र है जो आपके काम आ सकता है और निश्चित रूप से आएगा, आपको इसको उतार लेना चाहिए, समझना चाहिए। अब जो हम जब ग्रामर में चीजें अलग से पढ़ते हैं तो फिर भी आप भूल जाते हो। जैसे आपको एक डिक्शनरी दे दूं मैं, इसको याद कर लेना, नहीं होगी वो। लेकिन अगर मान लो पाठ पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में उसकी मीनिंग बताता रहता हूं, फॉर्म्स बताता रहता हूं, तो बच्चों को ज्यादा याद होती है। इसलिए ग्रामर की कोई भी इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्या, ग्रामर बच्चों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो चैप्टर से जुड़ी हुई है। चैप्टर के साथ उसको अगर आप पढ़ते हो तो वो चीज अच्छे से ज्यादा समझ में आती है और परमानेंट मेमोरी में रहती है।
इसलिए मेरा थोड़ा तरीका ये है, इस तरीके की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, तो लग जाता है। तो व्हाट इज द मैटर, अर्थात क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्टेड अबाउट, तुम क्यों इतनी परेशान दिखाई दे रही हो, क्यों इतनी परेशान लगती हो। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मैं ये चाहता हूं कि तुम इस बच्ची को पढ़ाओ। वो अपनी पत्नी से कहता है जी, पत्नी जी यानी कि ये मम्मी अब क्या करें। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं चाहता हूं कि आप इस बच्ची को ये पढ़ाएं दैट शी शुड नॉट अपीयर टू बी ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अर्थात कि ये आत्महत्या के कगार पर न दिखाई दे। ऐसे दुबली पतली दिखाई देती है जैसे घर वाले इसको खाने के लिए कुछ देते ही नहीं है। कई बार आपको पता, कोई नई नई लड़की ससुराल जाती है, फिर जब ससुराल वापस आते फिर आती है तो घर वाले कहते हैं अरे छोरी बहुत दुबली है जी, और पता नहीं ससुराल वाले इसको ठीक से खिलाते पिलाते भी हैं कि नहीं, है ना। तो वो कह रहा है कि इस लड़की को ये पढ़ाओ नॉट टू अपीयर, नॉट टू सीम, नॉट टू लुक ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि क्या न दिखाई दे। सुसाइड, साइड शब्द अगर कहीं भी आ जाए ना बच्चों ध्यान दो, ये साइड कौन सा, ये वाला साइड, वो वाला साइड नहीं जो आप बताए साइड ई वाला नहीं, ये साइड अगर किसी भी शब्द के अंत में आ जाए तो उसका हिंदी अनुवाद करते समय अंत में हत्या जरूर आएगा। जैसे इन्फेंटिसाइड क्या होता है, छोटा बच्चा है तो उसको मार दिया आपने, तो वो क्या है, इन्फेंटिसाइड है। उसको शिशु हत्या या बाल हत्या कहते हैं, भ्रूण हत्या, पता नहीं कौन कौन सी हत्या चलती है कि नहीं चलती है। और एक बात और सुनो, एक होता है बच्चों जैसे मान लो आप विज्ञान में पढ़ते हो वीडीसाइड, तो वीडीसाइड क्या है, ये पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, तो ये बच्चे ये पेस्टों जो कीटाणु जीवाणु इत्यादि को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे सुसाइड यानी क्या होता है, खुदकशी या आत्महत्या। तो बच्चों वो लड़की छोटी सी क्या आत्महत्या करेगी, वो तो कहना चाह रहा है कि दुबली पतली सी दिखाई देती है जैसे कोई आत्महत्या करने वाली है। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मैं चाहता हूं कि तुम इस बच्ची को ये सिखाओ, इस बच्ची को ये पढ़ाओ, इस बच्ची को ये बताओ क्या, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या के कगार पर दिखलाई न दे। हियर यानी यहाँ कीजिए, कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, हियर की कीजिए इधर आओ, कैरी माय टी कप बैक, मेरा जो चाय का कप चाय तो हमने पी ली है, अब ये जो मेरा चाय का कप इसको वापस ले जाओ, कहां पर, टू द टेबल यानी टेबल पर, केयरफुली यानी सावधानी से लेके जाओगे, ऐसा नहीं गिरा रास्ते में गिरा दो तुम, क्योंकि तुम बहुत दुबली पतली हो तो तुम्हारे हाथों में बिल्कुल सत नहीं है, इसलिए ये संभाव्य है कि तुम इसको क्या कर सकती हो, रास्ते में गिरा सकती हो। तो ये वो सो बिग, अर्थात वो इतने बिग थे। बिग का मतलब होता है बच्चों ही वाज सो जिगेंटिक, जरा ध्यान देना, यहां शब्द ये बताया गया है कि ही वाज सो जिगेंटिक। जिगेंटिक यानी क्या होता है बच्चों, भीमाकार, दैत्याकार, राक्षसाकार, विशालकाय। अब वो बच्ची तो दुबली पतली इतनी सी है और उसका पापा जो इतना बिल्कुल मोटा तगड़ा है, मोटी तांद है और बिल्कुल काफी मोटा है, तो बच्ची क्या करती है, इतने विशालकाय पापा से डरती है, पापा बहुत ही विशालकाय है। तो ही वो सो बिग यानी ही वो सो जिगेंटिक, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ मोटे मोटे ठक है ना, मोटे मोटे हाथ, और उसकी बच्चों नेक मानी उसकी गुद्दी, ये जो पीछे वाली गुद्दी है ना गर्दन, तो एक गर्दन ग्रीवा, ये भी बच्चों काफी, स्पेशली इज माउथ, खासतौर पे उसका मुंह बिल्कुल सुरसा। व्हेन ही यार्नड, यार्नड का मतलब तो जानते हो, जब बच्चों को क्या करता था, उबाशी लेता था, जब वो जमाई लेता था, जमाई का मतलब गैस निकलती है जो मुंह चौड़ा करते हैं, तो खास तौर पर जब वह अपने मुंह से जमाई लेता था या उबासी लेता था तो उसका मुंह बिल्कुल चौड़ा, सुरसा बदन पेटी विस्तारा। आप जानते हो बच्चों, सुरसा ने इतना बड़ा चौड़ा बदन किया था, मुंह किया था, और उसके अंदर हनुमान जी घुस गए थे, फिर बाहर निकल गए थे, घुस गए थे, बाहर निकल गए थे, इतना बड़ा मुंह था उसका। थिंकिंग अबाउट हिम लॉन्ग, थिंकिंग अबाउट हिम ओनली, सिर्फ उसके बारे में सोचते हुए, थिंकिंग ओनली अबाउट हिम अर्थात सिर्फ उसके बारे में सोचते हुए, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, मैंने पहले ही कह दिया कि उसके बारे में, बिल्कुल उसके बारे में सोचना किसके बारे में सोचने जैसा है, थिंकिंग अबाउट हिम। बच्चों ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ध्यान दो, अगर जिरंड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ध्यान दो बच्चों, अगर जिरंड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वह हमेशा एस एस यानी सिंगुलर माना जाता है, और एस वी का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और वह सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे स्मोकिंग इज नहीं यार, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, आदमी को क्या करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। तो तैरने से क्या होता है, ये हमारे पूरे शरीर की जो मांसपेशियां वो काफी अच्छी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो करना चाहिए अपने को।
तो यह बताया गया कि ही वो सो बिग, अर्थात वो इतना विशालकाय था, या उसके पापा इतने विशालकाय थे, हैंड्स एंड इज नेक, अर्थात उनके हाथ और उनकी गुद्दी, मेरा मतलब है कि उनकी गर्दन या ग्रीवा, स्पेशली इज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, खास तौर पर उनका मुंह, जब वो क्या करते थे, जब वो जमाई लेते थे, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, अर्थात सिर्फ उनके बारे में सोचने का मतलब है एक राक्षस के बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून्स, अब क्या होता था 7 दिन तो ये क्या ऐसे मम्मी पापा होते हैं नहीं जो काम पर लगे रहते हैं, मम्मी भी ड्यूटी पापा भी ड्यूटी, बच्चों का अता नहीं पता नहीं, तो ये त्रासदी भरा जीवन जीते हैं। तो यह बताया गया कि ऑन संडे आफ्टरनून्स, ऑन संडे आफ्टरनून्स का मतलब होता है रविवारों की दोपहर को, क्योंकि 7 दिन तो पापा अपने काम में बिजी है, वो लेट से आता है, लेट से जब आता है तब तक बच्ची सो जाती है, और जब वो सुबह जाता है तब तो बच्ची सो के उठती ही नहीं है। तो इस तरीके से बच्ची से पापा को और मम्मी को बात किए हुए कितने दिन हो जाते हैं, 7 दिन हो जाते हैं। और 7 दिन को जब संडे के दिन छुट्टी आती है तो दादी क्या करती है कि उस बच्ची को मम्मी पापा के कमरे में भेजती है, ताकि बच्ची क्या कर सके, अपनी मम्मी पापा से 7 दिन में एक बार स्वीट टॉक कर सके। स्वीट टॉक का मतलब मीठी मीठी बातें कर सके। लेकिन आपको पता है पापा तो क्या, वो तो मोटा तगड़ा है, और वो तो मुंह के ऊपर तौलिया डाल के खर्राटे बढ़ता रहता है। क्या करता रहता है? खर्राटे बढ़ता रहता है। और मम्मी को मैगजीनें पढ़ने से फुर्सत नहीं है, वो मैगजीनों में बिजी रहती है। और बच्ची तो बच्ची है, तो बच्ची को क्या है, बच्चों कहने का मतलब ये है कि दोनों नौकरी, इधर भी नौकरी उधर भी नौकरी, है ना, इसको टाइम ना उसको टाइम, पैसे पैसे पैसे। और बच्चे तो वैसे वैसे वैसे। तो देखेंगे आप, है ना। तो बच्चों ऑन संडे आफ्टरनून्स यानी होता क्या है कि संडे आफ्टरनून यानी रविवारों की दोपहर को ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, दादी उस बेटी को नीचे भेजा करती थी, टू द ड्राइंग रूम, माने ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक, ताकि स्वीट टॉक यानी मधुर वार्तालाप कर सके विद फादर एंड मदर। यानी बच्चों समझ गए आप, संडे के दिन, ठीक है, संडे की दोपहर के समय। दिन में तो क्या सुबह सुबह खाना वाना बनाने में उन्होंने पता नहीं बिजी रहते होंगे तो नहीं भेजती थी, लेकिन दोपहर के समय में तो सुबह उठ गए होंगे, और दोपहर के टाइम में वो क्या करती थी कि उस बच्ची को भेज देती थी ताकि वह अपने मम्मी पापा से क्या कर सके, नाइस टॉक कर सके, ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, देखो बच्चों ऑलवेज का प्रयोग हो रहा है लेकिन फाइंड नहीं फाउंड आ रहा है। ये बातें दिमाग लगाओ, यही तो बातें हैं बच्चों जो आपको टेंस को गुरुजी पढ़ाने वाले पढ़ा देता है। क्या ऑलवेज का प्रयोग बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और हमारे बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों ये कह रहे हैं क्या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जितने भी एडवर्बियल्स आते हैं दे कैन बी यूज्ड इन पास्ट सिंपल टेंस एज वेल। क्या कहा? प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए जितने एडवर्बियल्स आपको आज तक बताए गए हैं उनका प्रयोग पास्ट सिंपल में भी किया जा सकता है। यदि आप किसी भूतकालीन घटना का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो देखो यहां पर ऑलवेज आ रहा है और वो तो पास्ट सिंपल आ रहा है। तो बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन लड़की जो है वो नन्ही सी लड़की पाती थी हमेशा मम्मी को पढ़ते हुए। अब बच्चों वो तो फिर भी वो मम्मी ठीक ठाक थी जो कम से कम पढ़ती थी। आजकल की मम्मी होती तो क्या करती, फोन को इस प्रकार से वो स्वाइप करती रहती, मम्मी को स्वाइप करती रहती, वो तो फेसबुक में इसमें बिजी रहती, बच्ची इधर उधर देखती रहती। तो कम से कम तब तो ये सब चीजें चलती नहीं थी, तो व्हाट्सएप पर और चैटिंग फेसबुक वगैरह वगैरह और क्या बोलते हैं ये, है ना, इनके ऊपर बिजी रहती है आजकल की मम्मियां, तो पहले की नहीं रहती थी। तो ये बताया गया है कि क्या कि बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वह लड़की पाती थी हमेशा मम्मी को पढ़ते हुए, यानी वह लड़की हमेशा मम्मी को पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी को पसरा हुआ पाती थी सोफे पर। पिताजी क्या करते रहते थे, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है बच्चों लाई ऑन द सोफा, यानी सोफे पर झूठ नहीं बोलते थे, वो सोफे पर वो लेटते थे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि लाई का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि शी इज लाइंग ऑन द सोफा, यानी वह सोफा पर लेट रही है। आप इसे अनुवाद नहीं करना कि वह सोफा पर झूठ बोल रही है, क्योंकि बच्चों लाई यानी झूठ बोलना भी होता है और लाई यानी पसरना भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उसका मीनिंग लगाते हैं, क्योंकि सोफे पर झूठ बोलना युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता है। सोफे पर झूठ बोलना युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता है। जैसे आपको एक सेंटेंस में देता हूं और आपसे कहता हूं कि साहब इस वाक्य को जरा शुद्ध करना, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं ये अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, ये एसएससी जैसे अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस है, लेकिन उस वाक्य की जड़ें जो है, उस सवाल की जड़ें आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, इसलिए आपको उस सवाल को बता देना मुझे थोड़ा समीचीन प्रतीत होता है, समीचीन जान पड़ता है। लाइड
इन द बेड। सेंटेंस शी लाइड इन द बेड। अब बच्चों आप इसका अनुवाद क्या करोगे? इसका अनुवाद क्या करोगे? इसका अनुवाद यही तो करोगे भाई वह सोफे में झूठ बोली, तो सोफे में झूठ बोली है तो जमी नहीं रहा अपने, या बिस्तर में झूठ बोली ये भी नहीं जम रहा अपने, फिर क्या करना पड़ेगा अपने को? अब बच्चों होता क्या है, पहले ही बता चुका हूं, दोबारा और देखना। LAY नहीं, पहले देखो LIE। लाई यानी क्या होता है? झूठ बोलना। सेकंड फॉर्म क्या होगी? लाइड, और ये भी लाइड। ठीक है, अब आपको सब लाई यानी लेटना भी होता है। मैं कह रहा हूं कि लाई यानी लेटना भी होता है, लेकिन फिर सेकंड फॉर्म क्या होगी? ले। थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाई ले, और ये हो जाएगी लेन। ठीक है, अब सुनो, ले फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ले यानी क्या होता है? रखना किसी चीज को। सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेड, और थर्ड क्या हो जाएगी? लेट। ठीक है, ये बच्चों ध्यान दो। अब मुझे बताओ, क्यों झूठ तो बोली नहीं होगी, वो तो लेटी होगी, तो फिर ये वाली फॉर्म आएगी यहाँ LAY। अब बोलो शी ले इन द बेड। अब आपको साहब शी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर आपने इसमें SIS क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि बच्चों यहां पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वह बिस्तर में रखती है, मैं तो ये कहता हूं कि वह बिस्तर में लेटी, तो ये सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या कभी सेकंड फॉर्म में, जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो क्या आपने कभी ऐसे बोलते हुए देखा है कि शी वेंट्स? मेरा मतलब यह है कि क्या आपने कभी ऐसा कोई सेंटेंस देखा है जिसमें सेकंड फॉर्म के अंदर भी एस जुड़ता हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि SIS तो बच्चों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में जुड़ता है, सेकंड फॉर्म में नहीं जुड़ता है, थर्ड फॉर्म में नहीं जुड़ता है, फोर्थ फॉर्म माने ING फॉर्म में नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हैं। तो आप जरा देखेंगे ऑन संडे आफ्टरनून, तो बच्चों रविवार की दोपहर को ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। दादी उस बच्ची को भेजा करती थी ड्राइंग रूम में, क्यों? इन ऑर्डर टू हैव ए नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स, ताकि वह अपने मम्मी पापा से क्या कर सके? एक नाइस टॉक कर सके, मधुर वार्तालाप कर सके, मीठी मीठी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन वह नन्ही सी लड़की पाती थी हमेशा अपनी मम्मी को पढ़ते हुए। देखो चित्र देखो बच्चों, मम्मी कैसे बाल फैला करके बैठी है, और बेटी क्या है? वो तो अखबार के अंदर, अखबार में पेठी है, पेट देखा बताओ, अखबार में गहरे प्रवेश किए हुए है। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। और पिताजी क्या है आपको पता है? उनकी टी शर्ट में उनकी तौन दिखाई दे रही है, चेहरा जो उन्होंने ढक रखा है। एज एंड का चीफ ऑन हिज फेस, उनके चेहरे के ऊपर क्या पड़ा है? उनका रूमाल पड़ा है। क्या पड़ा बच्चों? अपने रूमाल को अपने चेहरे के ऊपर डालते हैं। और हिज फीट ऑन द बेस्ट क्यूशन, और जो अच्छे से अच्छे, देखो बेस्ट क्यूशन का मतलब होता है जो अच्छे से अच्छे क्या होते हैं? क्यूशन। क्यूशन क्या होता है? गद्दे टाइप का होता है। पिल्लो, पिल्लो जैसा पिए, पिल्लो तो तकिया होता है खैर, पर वो क्यूशन जो तकिए जैसा ही होता है ना, तो उसको पाँव के ऊपर रख रखा था, या आराम से पढ़ा रहे। और सुनो, स्लीपिंग साउंडली। और बच्चों क्या कर रहा है? स्लीपिंग साउंडली का मतलब होता है कि बहुत गहरी नींद की आगोश में डूबे हुए हैं पिताजी तो। एंड स्नोरिंग, और पिताजी क्या कर रहे हैं? खर्राटे भर रहे हैं। स्नोर यानी लिखो बच्चों, प्लीज डू नॉट स्नोर, कृपया खर्राटे मत भरो। तो जो खर खर करते हैं ना, इसको बोलते हैं बच्चों खर्राटे भरना। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, चित्र के नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा? इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।